नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सैनिकों के साथ बातचीत में पीएम मोदी के संदेश। भारत अपनी 1 इंच जमीन तक से भी समझौता नहीं कर सकता। खबर में आगे जिक्र होगा कि किसका खेल बिगाड़ेंगे 2 राज्य। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले ही 6 करोड़ मतदाताओं ने डाला वोट। अगली खबर में आपको बताएंगे कि भारत चीन समझौते के बाद अजीत डोभाल ने अमेरिका एनएसए से फोन पर की बात, किन मुद्दों पर हुई चर्चा बताएंगे। खबर में जिक्र होगा कि पीएम मोदी ने राज्यों को उनके स्थापना दिवस पर दी खास शुभकामनाएं, और आगे बताएंगे कि एलएसी पर केंद्रीय मंत्री रिजिजू चीनी सैनिकों से पूछे सवाल। भारतीय सेना ने डेमचक सेक्टर में शुरू की गश्ती। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की कृपया करके वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। भारत अपनी 1 इंच जमीन तक से भी समझौता नहीं कर सकता। सैनिकों के साथ बातचीत में पीएम मोदी के संदेश के कई मायने। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सशस्त्र बलों के साथ दिवाली मनाने की अपनी परंपरा को इस बार भी जारी रखा। पीएम मोदी ने इस बार गुजरात में कच्छ जिले के सर क्रीक में इस बार दिवाली मनाई। इस जगह भारत पाकिस्तान सीमा के नज़दीक स्थित है और इस बार पीएम मोदी ने दिवाली के मौके पर देशवासियों के साथ ही पड़ोसी मुल्कों को भी संदेश दिया है। पीएम मोदी ने भारत की सुरक्षा को लेकर सेना की ताकत के साथ ही भारत की मजबूत रणनीति की भी वानगी पेश की है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत अपनी सीमा में 1 इंच जमीन से भी समझौता नहीं कर सकता और साथ ही लोगों को देश की रक्षा के लिए अपनी सेना की ताकत पर विश्वास है। उन्होंने कहा कि भारत के शत्रु जब भारतीय सशस्त्र बलों की ओर देखते हैं तो उन्हें अपने बुरे मंसूबों का अंत दिखाई देता है। पीएम ने इस तरह से सेना के मनोबल को फिर मजबूत किया। दोस्तों, आपको बता दें कि पीएम मोदी पाकिस्तानी सीमा के पास सर क्रीक में थे। ऐसे में पीएम ने पाकिस्तान को भी संदेश दे दिया। पीएम मोदी ने कहा कि अतीत में इस क्षेत्र को युद्ध क्षेत्र में बदलने के प्रयास किए गए। दुश्मन लंबे समय से इस क्षेत्र पर नजर गड़ाए हुए हैं, लेकिन हमें चिंता नहीं है क्योंकि हमारे सैनिक देश की रक्षा कर रहे हैं। हमारे दुश्मन भी इसे अच्छी तरह जानते हैं। मोदी ने कहा कि अतीत में दुश्मन की तरफ से कूटनीति के नाम पर सर क्रीक पर कब्जा करने के प्रयास किए गए थे, लेकिन उन्होंने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में ऐसे प्रयासों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले ही 6 करोड़ मतदाताओं ने डाला वोट। किसका खेल बिगाड़ेंगे ये 2 राज्य। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति का चुनाव है, मगर उससे पहले ही लगभग 6 करोड़ अमेरिका मतदाता वोट डाल चुके हैं और इन मतदाताओं ने मेल या व्यक्तिगत रूप से मतदान करके अपने मत का इस्तेमाल किया है। अमेरिकी मतदाता रिपब्लिकन प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक कमला हैरिस में किस एक को अपना अगला राष्ट्रपति चुनेंगे, ये समय के बाद ही पता चलेगा। हालांकि मेल के माध्यम से हुई वोटिंग की वजह से चुनाव परिणाम देरी से आने की उम्मीद है। CNN के सर्वे के मुताबिक जॉर्जिया और उत्तरी कैरोलिना में कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कांटे की टक्कर है। जॉर्जिया में ट्रंप के पक्ष में 48% मतदाता हैं, तो वहीं हैरिस को 47% लोगों का समर्थन प्राप्त है। दोनों के बीच महज 1% का अंतर है। अगर उत्तरी कैरोलिना की बात करें तो यहाँ कमला हैरिस को 48 और ट्रंप को 47% मतदाताओं का समर्थन मिलता दिख रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत चीन समझौते के बाद अजीत डोभाल ने अमेरिकी एनएसए से फोन पर की बात, किन मुद्दों पर हुई चर्चा। आपको बता दें दोस्तों कि भारत और चीन के बीच गश्त को लेकर एक सहमति बनी है। दोनों देशों के सैनिक भी पीछे हट रहे हैं। इस बीच भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन से फोन पर बात की है। दोनों देशों के एनएसए ने क्षेत्रीय सुरक्षा पर बात की और स्थिरता पर जोर दिया। ये चर्चा यूक्रेन में रूस के युद्ध प्रयासों में सहायता करने के लिए 19 भारतीय कंपनियों पर अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच में हुई है। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की कथित हत्या की साजिश और कनाडा द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारत की खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में खिलाफ कृत्यों में संलिप्तता के आरोप के बीच दोनों के बीच पहली बार बातचीत हुई है। गुरुवार को अमेरिकी विदेश विभाग ने अमित शाह के खिलाफ कनाडा के आरोपों को चिंताजनक बताया। विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कनाडा सरकार द्वारा लगाए गए आरोप चिंताजनक हैं और हम उन आरोपों के बारे में कनाडाई सरकार से परामर्श करना जारी रखेंगे। लगभग
हफ्ते पहले एक अमेरिकी अदालत ने अमेरिका स्थित गुरपंत सिंह पन्नू के खिलाफ असफल साजिश में एक पूर्व भारतीय खुफिया अधिकारी को कथित साजिशकर्ता के रूप में नामित किया था। इस बीच कनाडाई अधिकारियों ने एक संसदीय समिति के समक्ष आरोप लगाया कि अमित शाह उस साजिश में शामिल थे जिसके कारण कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी ने राज्यों को उनके स्थापना दिवस पर दी शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, भारत में कई राज्यों की स्थापना 1 नवंबर को अलग अलग वर्षों में की गई थी। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को इन राज्यों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। 1 नवंबर को देश में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक और केरल राज्य की स्थापना हुई थी और इन सभी राज्यों के स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने एक्स पर विभिन्न पोस्ट में प्रत्येक राज्य को व्यक्तिगत रूप से शुभकामनाएं देते हुए विभिन्न भाषाओं में पोस्ट करते हुए सांस्कृतिक विरासत, विकास, संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों सहित विभिन्न क्षेत्रों में देश के लिए प्रत्येक राज्य के योगदान का जिक्र किया है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर राज्य के सभी निवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि प्राकृतिक संपदा और सांस्कृतिक विरासत से समृद्ध ये राज्य हर क्षेत्र में विकास के नए मानदंड स्थापित करता रहे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। LAC पर केंद्रीय मंत्री रिजिजू चीनी सैनिकों से पूछा सवाल। भारतीय सेना ने डेमचोक सेक्टर में शुरू की गश्त। जी हाँ दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच पिछले 4 साल से जारी गतिरोध खत्म हो चुका है। तनाव कम होने के बाद भारतीय सेना ने शुक्रवार से पूर्वी लद्दाख के डेमचोक सेक्टर में गश्त करना शुरू कर दिया है। हाल ही में भारत और चीन के बीच 2020 से पूर्व वाली स्थिति पर लौटने पर सहमति बनी और इसके बाद चीन ने अपने सैनिकों को पीछे किया। कई चरणों की बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच ये गतिरोध खत्म हुआ है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने ब्रिक्स सम्मेलन से ठीक एक दिन पहले खुलासा किया था कि दोनों देश के बीच सीमा पर जारी गतिरोध पर सहमति बन गई है और इसके बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 साल बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की थी। डेमचोक सेक्टर में गश्त शुरू होने के बाद सेना जल्द ही देपसांग सेक्टर में भी गश्त शुरू करेगी। ये गश्त समन्वित तरीके से होगी, मतलब दोनों ही देशों के सैनिकों को गश्त की जानकारी होगी। गुरुवार को दिवाली के अवसर पर भारत और चीन के सैनिकों ने सीमा पर एक दूसरे को मिठाइयां बांटी। जानकारी के मुताबिक भारत और चीन की सेना ने लद्दाख में हॉट स्प्रिंग, काराकोरम दर्रा, दौलत बेग ओल्डी, कोंकला और चुशुल मोलदो सीमा पर मिठाइयों का आदान प्रदान किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। इसरो की नई उपलब्धि, देश का पहला एनालॉग स्पेस मिशन लेह में लॉन्च। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इसरो ने गुरुवार को लेह में अपना पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया है। शुक्रवार को इसरो ने मिशन से जुड़ी तस्वीरें साझा कर इस बात की जानकारी दी है। ये मिशन देश के स्पेस एक्सप्लोरेशन की कोशिशों में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। इस मिशन का उद्देश्य धरती के बाहर जीवन के विकल्पों को तलाशना है, जिससे भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों के सामने आने वाली चुनौतियों को से पार पाया जा सके। ये पहल भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान और अंतर्ग्रहीय अन्वेषण में अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लक्ष्य का हिस्सा है। इसमें गगनयान कार्यक्रम भी शामिल है, जिसके जरिए भारत जल्द ही मानव को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि एनालॉग स्पेस मिशन के दौरान इसमें हिस्सा लेने वाले वैज्ञानिक दूसरे ग्रह पर जीवन को समझने के लिए वहां के वातावरण को धरती पर जीने की कोशिश करेंगे। इस दौरान अलग अलग स्थितियों में अंतरिक्ष यात्रियों का मनोवैज्ञानिक आकलन भी किया जाएगा। इस मिशन से मिले डेटा के आधार पर चंद्रमा और मंगल के वातावरण को समझने की कोशिश भी की जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत से होने लगी चीन को जलन, चेनाब ब्रिज पर ड्रैगन की टेढ़ी नज़र, पाकिस्तान से करा रहा जासूसी। जी हाँ दोस्तों, एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ा। पाकिस्तान और चीन की जुगलबंदी कुछ इसी तरह है। दोनों ही देशों का भारत के खिलाफ हरकतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इंडिया टुडे ने अपनी एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा है कि चीन के निर्देश पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी जो है वो जम्मू कश्मीर के चेनाब ब्रिज के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में जुटी हुई है। सूत्रों के अनुसार पुल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी पाकिस्तान और चीनी दोनों खुफिया एजेंसियों द्वारा एकत्र की गई है। यहाँ पर चेनाब ब्रिज रियासी और रामबन जिलों को जोड़ने वाला रेलवे ब्रिज है। इसे दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल के तौर पर भी जाना जाता है। हाल ही में इस पुल पर ट्रायल किया गया था। ये ब्रिज चेनाब नदी के ऊपर बना हुआ है और इसकी ऊंचाई लगभग 359 मीटर है। ये पेरिस के प्रसिद्ध एफिल टावर से भी ऊंचा है और भारतीय रेलवे ने कमाल करते हुए कश्मीर घाटी में संगलदान से रियासी तक करीब 46 किलोमीटर के खंड पर मेमू ट्रेन का पहली बार सफल परीक्षण किया है।
आपको बता दें कि वर्तमान में कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली सड़क अक्सर सर्दियों के दौरान कट जाती है। भारी बर्फबारी के कारण राजमार्ग अवरुद्ध हो जाता है। चिनाब ब्रिज के साथ भारत को कश्मीर में इसका रणनीतिक लाभ मिलेगा। कश्मीर का हिमालयी क्षेत्र लंबे समय से भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव का केंद्र रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है, चिनाब ब्रिज रियासी और रामबन जिलों को जोड़ने वाला रेलवे ब्रिज, उस पर यहाँ पर नज़र है चीन और पाकिस्तान दोनों की, और चीन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी जो है उसकी मदद लेकर के यहाँ पर जासूसी करा रहा है। आपको यह कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी और जिनपिंग की मुलाकात पर बोले चीनी राजदूत, बेहतर संबंधों की जताई उम्मीद, महत्वपूर्ण समझौतों पर बनी सहमति। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच सीमा पर गश्त से जुड़ा समझौता हो चुका है। भारत की ओर से पूर्वी लद्दाख के डेमचौक और देपसांग क्षेत्रों के लिए चीन के साथ एक गश्ती समझौते पर पहुंचने की घोषणा एक सप्ताह पहले ही की गई थी। अब इसके बाद भारत में चीन के राजदूत ने कहा है कि कई महत्वपूर्ण समझौतों पर सहमति बनी है। उन्होंने कहा कि चीन को उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच संबंध बेहतर होंगे, दोनों देश सुचारू रूप से प्रगति करेंगे। वहीं दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक राजदूत जू फेइहोंग ने कहा कि 23 अक्टूबर को रूस में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मीटिंग हुई थी और उनके बीच हुई चर्चा संबंधों को आगे बढ़ाने के दिशा निर्देश के रूप में काम करेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अनुच्छेद 370 को हमेशा के लिए दफन कर दिया, पीएम मोदी बोले वन नेशन वन इलेक्शन पर काम है जारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर गुजरात के केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार राष्ट्रीय एकता दिवस एक अद्भुत संयोग लेकर आया है। एक तरफ आज हम एकता का पर्व मना रहे हैं तो दूसरी तरफ दिवाली का भी पर्व है। दिवाली दियों के माध्यम से पूरे देश को जोड़ती है, पूरे देश को रोशन करती है, और अब दिवाली का पर्व भारत को दुनिया से भी जोड़ रहा है। कई देशों में इसे राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। मैं देश और दुनिया में रहने वाले सभी भारतीयों और भारत के शुभचिंतकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल की ओजस्वी आवाज़, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास ये भव्य कार्यक्रम, एकता नगर का ये मनोरम दृश्य और यहाँ की अद्भुत प्रस्तुतियाँ, लघु भारत की ये झलकियाँ, सब कुछ इतना अद्भुत है, इतना प्रेरक है। 15 अगस्त और 26 जनवरी की तरह ही 31 अक्टूबर का ये आयोजन पूरे देश को नई ऊर्जा से भर देता है। ये सभी देशवासियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मैं देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज पूरा देश खुश है कि आज़ादी के 7 दशक बाद एक देश और एक संविधान का संकल्प पूरा हुआ है। ये सरदार साहब को मेरी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। 70 साल तक बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान पूरे देश में लागू नहीं हुआ। संविधान का नाम जपने वालों ने इसका बहुत अपमान किया था। इसका कारण जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की दीवार थी। अनुच्छेद 370 को हमेशा के लिए दफना दिया गया। पहली बार इस विधानसभा चुनाव में बिना भेदभाव के मतदान हुआ और पहली बार वहां के मुख्यमंत्री ने भारत के संविधान की शपथ ली है। इस दृश्य ने भारतीय संविधान के निर्माताओं को बहुत संतोष दिया होगा, उनकी आत्मा को शांति मिली होगी और ये संविधान निर्माताओं को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए उठाए कदम, चीन ने पाकिस्तान को फिर हड़काया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर चीनी नागरिकों पर 6 महीने के भीतर पाकिस्तान में हुए 2 घातक हमलों का मुद्दा चीन ने पाकिस्तान के सामने उठाया है। पाकिस्तान में चीनी राजदूत जियांग जेडोंग ने कहा कि सभी चीनी विरोधी आतंकवादी समूहों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आतंकवादियों ने मार्च और अक्टूबर में चीनी नागरिकों को निशाना बनाया। राजदूत जियांग ने कहा कि ये हमले स्वीकार्य हैं। उन्होंने सुरक्षा उपायों को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। जियांग ने कहा कि इन हमलों के कारण कई मौतें हुई हैं। बीजिंग को उम्मीद है कि पाकिस्तान पक्ष चीनी कर्मियों, संस्थाओं और परियोजनाओं के लिए सुरक्षा उपायों को और मजबूत कर सकता है। राजदूत की टिप्पणी पाकिस्तान चीन इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित सेमिनार के दौरान आई है, जहां उप प्रधानमंत्री इशाक डार भी मौजूद थे। इस दौरान डार ने बीजिंग को वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने से रोकने की रणनीति के लिए अमेरिका की आलोचना की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। देश की रक्षा क्रांति पर हर भारतीय को हो सकता है गर्व, पीएम मोदी बोले मिलकर करेंगे आत्मनिर्भर भारत का निर्माण। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
मोदी ने बुधवार को रक्षा उत्पादन एवं निर्यात में देश के उदय की सराहना करते हुए कहा कि हर भारतीय इस यात्रा पर गर्व कर सकता है। उन्होंने देश के युवाओं, स्टार्टअप्स, मैन्युफैक्चरर्स और इनोवेटर्स से इस क्षेत्र का हिस्सा बनने का आह्वान किया और कहा कि यह उनके लिए इतिहास का हिस्सा बनने का समय है। लिंक्डइन पर एक पोस्ट में मोदी ने कहा कि भारत को आपकी विशेषज्ञता और उत्साह की आवश्यकता है। नवाचार के लिए दरवाजे खुले हैं, नीतियां सहायक हैं और अवसर अभूतपूर्व है। हम सब मिलकर भारत को न केवल रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएंगे बल्कि रक्षा विनिर्माण में देश को अग्रणी भी बनाएंगे। आइए हम सब मिलकर एक सशक्त एवं आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक समय था जब सुरक्षा बलों को महत्वपूर्ण उपकरणों की कमी का सामना करना पड़ता था और आज के आत्मनिर्भरता के युग तक ये एक ऐसी यात्रा है जिस पर प्रत्येक भारतीय गर्व कर सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अयोध्या में जलाए गए 25 लाख दिए, बने एक साथ 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, राम जन्मभूमि अयोध्या ने दिवाली से पहले ही 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए हैं। बता दें कि अयोध्या में 25 लाख दिए जलाए गए, जिसके बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अयोध्या का नाम शामिल हो गया। इतना ही नहीं, इसके अलावा एक और रिकॉर्ड भगवान श्री राम की महाआरती को लेकर बनाया गया है। सरयू नदी की महाआरती में एक साथ 1100 साधु संत और वेदाचार्य शामिल हुए, जिस कारण दूसरा विश्व रिकॉर्ड दर्ज किया गया। सरयू नदी की आरती के समन्वयक शशिकांत दास ने बताया कि भगवान श्री राम के रामलला मंदिर में विराजमान होने के बाद इस तरह का पहला भव्य आयोजन किया गया है। वहीं पूरे अयोध्या को भगवान श्री राम के स्वागत में सजाया गया है, जिससे दीपों की रोशनी ने पूरे शहर को जगमगा दिया है। दीपोत्सव के तहत सरयू के तटों पर ही नहीं बल्कि अयोध्या के 200 से अधिक मंदिरों और मठों में भी दीप जलाए गए हैं। ये योजना अयोध्या के लिए एक ऐतिहासिक क्षण साबित हुआ है, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज कर लिया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाराष्ट्र में भाजपा के प्रचार के लिए मोदी, शाह, योगी की 43 रैलियां, गडकरी, फडणवीस भी लगाएंगे अपना जोर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में राजनीतिक माहौल अपने पक्ष में करने के लिए भाजपा ने कमर कस ली है। पार्टी ने चुनाव प्रचार की पूरी रूपरेखा तैयार कर कई बड़े चेहरों को मैदान में उतारा है और जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 20 और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में 15 जनसभाएं कर भाजपा के पक्ष में माहौल तैयार करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, मुंबई, कोंकण, उत्तरी महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कुल 8 रैलियों को संबोधित करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जो राम भक्त है वही राष्ट्र भक्त भी बन सकता है, बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवाली के मौके पर कहा कि राम राज्य का मतलब ये तय करना है कि समाज के हर वर्ग को बिना किसी भेदभाव के सभी योजनाओं का लाभ मिले। क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने यही सुनिश्चित किया है। अयोध्या के बारे में बात करते हुए सीएम योगी ने कहा कि इसकी पहचान राम से थी, लेकिन वहाँ राम ही नहीं थे। ये वर्ष विशेष है, 500 साल का इंतजार खत्म हुआ है। आज कोई जाति, कोई क्षेत्र और कोई भाषा के नाम पर बांट रहा है। इन बांटने वाले तत्वों में रावण और दुर्योधन का ही डीएनए काम कर रहा है। योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि अगर इन बांटने वालों को वापस मौका दे दिया तो ये लोग फिर गुंडागर्दी करेंगे, बहनों की सुरक्षा के लिए खतरा हो जाएंगे, ये लोग दंगा भड़काएंगे। 2017 के पहले यही होता था। उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई भी सुरक्षा में सेंध लगाएगा तो राम नाम सत्य की तरफ चला जाएगा। बहनों और भाइयों, बजरंगबली बनिए। जो राम भक्त है वही राष्ट्रभक्त भी बन सकता है। सनातन धर्म और भारत एक दूसरे के पूरक हैं। सीएम योगी ने कहा कि हम सभी को बांटने वाली ताकतों से सतर्क होकर एकजुट रहना होगा। अगर ऐसी ताकतों के धोखे में आकर उन्हें मौका दे दिया तो फिर वही काम करेंगे, गुंडागर्दी का, अराजकता का, दंगा करने का। ये कहीं गरीब की जमीन कब्जा करेंगे, कहीं व्यापारी का अपहरण करेंगे, कहीं राह चलते किसी राहगीर को गोली मारेंगे, कहीं पर्व और त्योहार के पहले दंगा भड़काएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस के कई नेता हमारे संपर्क में, मुझसे नाम मत पूछिए। देवेंद्र फडणवीस के दावे से मची खलबली। जी हाँ दोस्तों, भारत की चुनावी राजनीति में महाराष्ट्र काफी अहम है। लोकसभा और विधानसभा सीटों के लिहाज से ये राज्य बड़े प्रदेशों में से एक है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को होना है। ऐसे में सियासी सरगर्मी चरम पर है। इस बार का विधानसभा मुख्य तौर पर 2 धड़ों के बीच है। एक तरफ सत्तारूढ़ महायुति है तो दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए है। दोनों राजनीतिक गुटों में 3-3
3 राजनीतिक दल शामिल हैं। महायुति के प्रमुख घटक दल बीजेपी के दिग्गज नेता और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के एक दावे से चुनावी राज्य महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल होने के लिए तैयार हैं, मुझसे बस उनका नाम मत पूछिएगा। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। और चीन के बीच तनातनी खत्म, देपसांग डेमचौक से दोनों देशों के सैनिक पीछे हटे। जी हां दोस्तों, चीन के साथ सीमा वार्ता में हाल ही में मिली सफलता के कुछ दिनों बाद रक्षा सूत्रों ने पुष्टि की है कि पूर्वी लद्दाख के देपसांग और डेमचौक क्षेत्रों में सैनिकों की वापसी लगभग पूरी हो चुकी है। चीन के साथ सीमावर्ती इलाकों में हाल ही में मिली सफलता के कुछ दिनों बाद रक्षा सूत्रों ने पुष्टि की है कि पूर्वी लद्दाख के देपसांग और डेमचौक क्षेत्रों में सैनिकों की वापसी लगभग पूरी हो चुकी है। चीन के साथ सीमा वार्ता के हाल ही में मिली सफलता के कुछ दिनों बाद रक्षा सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है कि पूर्वी लद्दाख के देपसांग और डेमचौक क्षेत्रों में सैनिकों की वापसी यहां पर सफलतापूर्वक पूरी हो गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन बॉर्डर पर जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार को अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले का दौरा करेंगे। वो वहां रालिंगनाव बाब खातिंग वॉर मेमोरियल और सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण करेंगे।